This मैं ये conference संक्षिप्त will now be उद्बोधन recorded. तो जैसा कि टॉपिक लिया कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां वर्तमान परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भागम भाग युक्त जिंदगी है, उसमें बहुत सारी लोगों को तरह तरह की आदि व्याधियां, तरह तरह की बीमारियां आ रही है, और लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में लोग विकल्प, जो अल्टरनेट है, उसको तलाश करते हैं। तो मैं, क्योंकि चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें लोगों को यदि स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधित कोई समस्या आती है, तो वो उसका अल्टरनेट तलाश करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा जो भी सारे कार्यक्रम जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम शांति के साथ में, यानी कि सभी का, सभी स्वस्थ रहे, सभी को आरोग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ हम एक दीपक प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब अंधेरा अंधेरा होता है, तो छोटा सा दीपक भी बहुत दूर तक उजाला फैलाता है। तो यही मानते हुए आप सब लोगों को ज्ञान है, आप लोग सभी सूर्य के समान है, और मैं एक छोटे से दीपक के रूप में आपको मतलब जिस तरह से सूरज के सामने दीपक दिखाया जावे, तो वो उस भावना के साथ की जो भी यहाँ पे विचार में साझा करूंगा, वो विचार परम पूज्य गुरुदेव के होंगे। और विचार क्रांति अभियान का एक स्वास्थ्य अभियान का पार्ट मान करके मैं अपने आप को एक पोस्टमैन के रूप में या एक निमित्त मात्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि स्वस्थ और सुखी एक दो ऐसी टर्म है कि हेल्थ क्या और हैप्पीनेस क्या, या हेल्दी कौन और हैप्पी कौन है। ये कहा जाता है अक्सर कि जो आदमी हेल्दी है वो हैप्पी होता है, और ये भी कहा जाता है कि जो हैप्पी होता है वो हेल्दी होता है। इसमें से पहले कौन आता है, हेल्थ पहले आती है या हैप्पीनेस पहले आती है? यदि इस पे गौर किया जाए तो हेल्थ और हैप्पीनेस के अंदर तुलना की जाए तो पहले हेल्थ आनी चाहिए। यदि हेल्दी व्यक्ति होगा तो उसको हैप्पीनेस मिलेगी, और हैप्पीनेस का वो एंजॉय कर सकता है। और रिवर्स में यदि देखें तो जो आदमी हैप्पी है वो हेल्दी होगा, यानी कि वो तरह तरह के जो नाना प्रकार के आज तनाव और नाना नाना प्रकार के जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उससे यदि वो बच करके अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन करता है, तो उसको हेल्थ अपनी अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। अभी ये देखा जाता है कि हेल्दी कौन है। हेल्थ हेल्थ की जो डेफिनेशन है, उस पर तरह तरह के व्यायाम आयाम हैं कि हेल्दी कौन है। ये सवाल किसी को ही पूछा जाए कि क्या आप स्वस्थ है, तो स्वस्थ होना, स्वस्थ मानना और स्वस्थ जानना एक अलग बात है, मगर वो हकीकत में वो स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि उसका यदि मेडिकल एनालिसिस किया जाए, उसकी ब्लड की टेस्ट की जाए, उसके यूरिन की टेस्ट की जाए, उसका एक्सरे किया जाए, उसका सीटी स्कैन किया जाए, उसकी एमआरआई की जाए, और सारे माइंड बॉडी ऑर्गन्स को देखा जाए, तो यदि सारे के सारे ऑर्गन यदि ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, तो उसको हेल्दी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मगर क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करना संभव नहीं है, तो कुछ ऋषियों ने जो है अनादिकालीन समय से कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स तय किए हैं, जिनको देख करके आपने हेल्थ को पहचान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को समय पे भूख लगती है, यानी कि समय पे भूख लगती है, वो खाना खाने के लिए उसको डिमांड आना चाहिए और फिक्स टाइम पे आनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को समय पे नींद आ जाती है, यानी कि एक निश्चित समय पे उसको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नींद आ जावे, और समय पे जो सोच आदि के लिए जाता है, यानी कि वो समय पे खाता है, समय पे सोता है, और समय पे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जाता है। ये तीनों चीजें जिस व्यक्ति के पास में है, यदि किसी भी व्यक्ति को समय पे भूख लग जाती है, समय पे नींद आती है और समय पे सोच के लिए जाता है, तो उसको हम मान सकते हैं कि वो स्वस्थ है। मगर इस सब के बावजूद एक ऐसा चुनौतीपूर्ण घटक है, जो कि ये सारी चीजें ठीक होने के बावजूद भी वो व्यक्ति को बीमार कर सकती है। वो है क्रोध। आप देखते हैं कि आज क्रोध को तरह तरह की बीमारियों का, तरह तरह के समस्याओं का जनक माना गया है। यदि जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता है, यद्यपि उसका समय पे भूख लगती है, समय पे सोता है, समय पे वो शौच आदि के लिए भी जाता है, मगर वो बात बात पे क्रोध करता है, तो वो अपना स्वास्थ्य को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित कर रहा होता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, तो उसको समय पे खाना खाना चाहिए, खाने का समय फिक्स करना चाहिए,
सोने का समय फिक्स करना चाहिए और शौचालय जाने का भी समय फिक्स करना चाहिए। धीरे धीरे करके भी अपनी साइकिल मेंटेन होने लगेगी तो आदमी स्वस्थ रह पाएगा। और इसी तरह से क्रोध को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के जो क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके हैं उनको आजमाइश करना चाहिए। कहा जाता है कि जो आदमी गम खाता है और कम खाता है, यानी कि कम खाता है यानी कि अपनी भूख से कम खाए, और गम खा ले यानी कि जब कभी क्रोध आवे तो उसको थोड़ा सा पी जावे, क्रोध को पी जावे, उसी को बोलते हैं गम खाना। तो कम खाना और गम खाना ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका हम इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो देखी जावे तो हमारे मस्तिष्क में जो ज्यादातर बीमारियां हैं उनका कारण हमारे विचार ही होते हैं। जैसे गुरुदेव ने भी बोला है कि गुरुदेव ने बोला है मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, और गुरुदेव ने व्यक्ति नहीं विचार वाली बात इसलिए कही है कि यदि उनके विचारों को हम समझ लेवें, उन पे चिंतन कर लेवें, मनन कर लेवें और उस पर अमल कर लेवें तो वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और ये हमारी जो युग निर्माण योजना है वो भी सहज ही सफल हो पाएगी। अब मस्तिष्क में जो अब तक आपने देखा होगा परम पूज्य गुरुदेव ने एक चेतन और अचेतन मस्तिष्क की शक्तियों के द्वारा एक पूरा का पूरा एक वांग में लिखा है, जिन्होंने उन्होंने चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड एंड अचेतन मस्तिष्क यानी सब कॉन्शियस माइंड, उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने इतना इतना उस पर वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश किया है कि वो तथ्य यदि हम पूरा एक कोई भी ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर यदि कोई एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़े मेडिकल साइंस का, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। अब मान लो भी परम पूज्य गुरुदेव ने चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क के बारे में लिखा है, ऐसा ही वैज्ञानिक लोगों ने इस पे डिफरेंट टेक्निक से काम किया है। कुछ साइंटिस्ट ने जो है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन थ्योरी पे काम किया था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक ब्रेन का एक पार्ट जो है ये लेफ्ट पार्ट है, जो कि आप पूरा देखते हैं जिस तरह से किसी कॉर्पोरेट ऑफिस पे जिस तरह से लोग काम कर रहे होते हैं उस तरह से पूरा डिसिप्लिन रूम में काम कर रहे हैं। और एक तरफ जो है, एक तरफ पूरा आप देखेंगे कि पूरा गार्डन जैसा कंडीशन है, गार्डन जैसा कंडीशन है, और कुछ लोग उसमें एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग म्यूजिक कर रहे हैं, कुछ लोग वॉन्डरिंग कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा मतलब बहुत ज्यादा टाइट एंड डिसिप्लिन में रहते हुए वो यदि यहाँ से शिफ्ट करके उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से योजना बना करके वापस इधर आ रहे हैं। इस लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन थ्योरी के ऊपर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक सबसे ऊपर जो माना जाता है डॉक्टर रोजर स्पेरी का। रोजर स्पेरी ने बोला कि जो लेफ्ट आंख से हम जो भी चीज को देखते हैं, यहाँ से जो देखा गया वो राइट साइड में राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर में सिग्नल जाता है। इसी तरह से जो राइट आंख से देखते हैं उसका सिग्नल लेफ्ट आंख में जाता है। इस पे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि जो यदि एक आंख से आपने देखा होगा कभी कभी लोगों को कहा जाता है कि आप सीधे लाइन में चल सकते हैं क्या, क्या आंखें बंद करके सीधी लाइन में चल सकते हैं क्या, आंखें खोल के सीधी लाइन में चल सकते हैं क्या। कभी यदि उनको कहा जाए कि एक आपकी एक आंख बंद कर दी जाए और फिर सीधे लाइन में चलो, तो वो सीधी लाइन में नहीं चल पाते। यदि मैं ये मेरा अंगूठा यदि सामने रखता हूँ और यदि मैं मेरे दोनों आंखों से देखता हूँ तो ये एक आंख उसको यहाँ दिखाती है, दूसरी आंख यहाँ दिखाती है, दोनों आंखों से एक साथ देखता हूँ तो सेंटर में दिखाती है। उन्होंने फर्दर ये देखा कि जो लेफ्ट ब्रेन है उसको वर्बल ब्रेन बोला गया है, उसको अपन शिक्षा दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं। दूसरा जो राइट ब्रेन है उसको नॉन वर्बल ब्रेन बोला गया है, वो क्या करता है कि सबकॉन्शियसली काम करता है। लेफ्ट ब्रेन डिसिप्लिन में काम करता है, इसको ट्रेनिंग दी जाए, उसको एजुकेट किया जाए, उसको जो सिखाया जाएगा वो चाहे पॉजिटिव में सिखाया जाए चाहे नेगेटिव में सिखाया जाए, वो यथानुसार ही वो उसको समझता है। और एक बार समझ लेने के बाद में आप देखेंगे कि कुछ इधर से लोग यहाँ से वहां जाकर के वहां के लोगों को डिसिप्लिन करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी हम चर्चा करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग लेते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है। और लेफ्ट ब्रेन को यदि समझ में आ जाए तो वो राइट ब्रेन के लिए गाइडेंस बन करके गाइडेंस या रेगुलेटरी एलिमेंट बन करके काम करती है। तो उसके अनुसार वो उन चीजों को करता है। ये भी कहा गया है कि लेफ्ट ब्रेन की लिमिटेशन है मगर राइट ब्रेन की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेफ्ट ब्रेन जो है एक बार चीजों को समझ लेता है और राइट ब्रेन को उसको एक्सिक्यूट करना पड़ता है। गुरुदेव ने भी बोला कि चेतन मस्तिष्क और अचेतन मस्तिष्क में ये बोला कि चेतन मस्तिष्क को यदि शिक्षित कर दिया जाए और सही डायरेक्शन में शिक्षित कर दिया जाए तो उसके लिए उसके अचेतन मस्तिष्क के लिए कोई भी सीमाएं नहीं होंगी। डॉक्टर रोजर स्पेरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कि कुछ लोगों की एक आंख बंद करके उनको कोई चीजों को दिखाया गया। माना कि ये
ये चश्मे का कवर है, आपको ये दिखाई देता है कि ये चश्मे का कवर है। यदि ये चश्मे का कवर इसका नाम है, मगर इसका काम है चश्मे को इसमें रखा जाता है सुरक्षित। मगर यदि कुछ लोगों की एक आंख बंद करके ये बताया जाएगा ये क्या है, कुछ लोगों को ये बताया जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे, मतलब किसी की एक आंख बंद की लेफ्ट वाले, किसी की राइट आंख बंद की, किसी को पूछा कि ये क्या है तो कुछ लोग बता पाएंगे कि ये चश्मे का कवर है, मगर इसका काम नहीं बता पाएंगे कि ये क्या काम आता है। इसी तरह से दूसरे लोग बता पाएंगे कि ये चश्मा रखने के काम आता है, मगर इसका नाम क्या है मालूम नहीं। इस बात पे डॉक्टर रोजर स्पेरी को 1981 पे नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने ये बताया था कि लेफ्ट एंड राइट दोनों आंखों से यदि सिग्नल देखा जाए तो एक आंख से देखा गया सिग्नल ब्रेन के अंदर नाम का रेफरेंस देता है और दूसरी आंख से देखा गया सिग्नल ब्रेन को काम का रेफरेंस देता है। और दोनों को मिला के देखने के बाद में वो नाम और काम दोनों को, यदि जैसे किसी को यदि मेरा परिचय दिया जाए, जैसे अभी वर्मा साहब ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम डॉक्टर एम एल परियार है और मैं रावतबाड़ा में रहता हूँ और मैं अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में काम करता हूँ। यदि आप में से कुछ लोगों की एक आंख बंद कर दी जाए और मैं आपके सामने खड़ा रह जाऊंगा तो आप में से कुछ लोग जिनका लेफ्ट आंख बंद किया या राइट आंख बंद किया, कुछ लोग बता पाएंगे कि ये डॉक्टर एम एल परियार है, मगर ये क्या काम करते हैं वो नहीं बता पाएंगे, वो सब जानते हुए भी नहीं बता पाएंगे। और यदि कुछ लोगों को पूछा जाएगा तो इनका नाम मालूम नहीं, बट ये अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस में प्रैक्टिस करते हैं। यदि दोनों आंखों से खोल करके देखा जाए तो नाम और काम का रेफरेंस आ जाता है। ये सारा का सारा, यदि हम हेल्थ को लेके बात करें तो ये सब 90% की ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ब्रेन से स्टार्ट होती है और ब्रेन से खत्म होती है। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है राइट ब्रेन की यदि हम थ्योरी को समझें तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक भी बोला गया कि अपने राइट ब्रेन के अंदर मतलब जन्म जन्मांतर की इन्फॉर्मेशन रहती है। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें आपने कभी देखी नहीं, मगर वो रात को सोते टाइम या कभी कभी जागते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दृश्य है, ऐसी कोई चीज है जो आपने कभी देखी है। तो मतलब कुछ कुछ लोग जिनका यदि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को योग कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए, जिसको हम योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो उनको लेफ्ट एंड राइट एक जैसा हो जाता है। एक जैसा होने के बाद में उनको मतलब यहाँ तक बोला गया कि जिसको बोलते हैं ना कि भूत भविष्य वर्तमान सारी इंफॉर्मेशन वो बता सकता है, उसके मस्तिष्क में इतनी शक्तियां हैं। तो योग के ऊपर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इज अवेलेबल इन योर ब्रेन। यानी कि उन्होंने ये बोला था कि ब्रह्मांड, पृथ्वी की नहीं पूरे ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति के ब्रेन के अंदर होती है। ये है विज्ञान। तो उन्होंने बोला कि ये क्या विज्ञान है, इसको कैसे एक्टिवेट किया जाए, उसको उन्होंने बोला था दिस इज आर्ट। यानी कि वो एक कला है, उस कला के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए तो मतलब संसार के किसी भी कोने में एक छोटी सी छोटी वस्तु को भी कोई भी व्यक्ति एक जगह बैठ करके देख सकता है। और ये किसी जमाने में जैसा कि हम देखते हैं कि महाभारत के टाइम में संजय वहां बैठ करके धृतराष्ट्र को वहां का पूरा दृश्य दिखाता था। वही आज हम यहाँ इतना दूर दूर बैठ करके हम आपस में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर पा रहे हैं। ये उस जमाने का विज्ञान और आज का विज्ञान को यदि कम्बिनेशन किया जाए तो पावर ऑफ कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सुबह सुबह कोई जिसको यदि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को, मैंने एक बुक लिखी उसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह से जमीन एक जमीन है, एक बीज है। यदि मैं बीज को कॉन्शियस माइंड बोलूं और जमीन को सब कॉन्शियस माइंड बोलूं तो जिस जिस पौधे का मुझे बीज डालना है वो पौधे का बीज मैं पहले सेलेक्ट करूं कि मुझे कौन सा पौधा लगाना है। मुझे यदि आम का पौधा लगाना है तो आम का बीज ही मुझे तलाश करना चाहिए और जमीन में डालना चाहिए। यदि मैं आम के बीज के साथ में यदि गलती से बबूल का बीज भी आ जाए, गलती से उसके अंदर नीम का बीज भी आ जाए और आम, नीम और बबूल यदि तीनों के तीनों ही यदि जमीन में चले जाएंगे तो जमीन उनमें फर्क नहीं करती है। जमीन तीनों को ही बराबर पोषण देगी और वो तीनों ही समय पे परिपक्व होंगे और वो आम का पेड़ फल देगा और बबूल का पेड़ बबूल के फल देगा, साथ में बबूल के कांटे भी होंगे। और इसी तरह से नीम का पेड़ है तो नीम का जैसा कड़वापन देगा, मगर उसके साथ साथ औषधि गुण भी होंगे। तो जमीन जिस तरह से किसी भी बीज को दे करके उसमें भेदभाव नहीं करती है, वो सभी को पोषण देती है और उसका पालन पोषण करके उसको उसके गुण जो है उसके बीज में गुण थे उसके अनुसार ही वो आगे उनको डेवलप करती है। इसी तरह से हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, यदि हम जो चाहते हैं वही विचार करें, पहले हम वो विचार करें तो उन विचारों के अनुरूप ही हमारा लेफ्ट ब्रेन ट्रेन होना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन यदि जो चाहते हैं उसको क्लियरली आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो राइट ब्रेन के लिए वो गाइडलाइन बन के काम करेगी।
इसी को हम डिफरेंट थ्योरी से भी एक्सप्लेन करते हैं कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को बहुत सबॉर्डिनेट थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सी बार जो कॉर्पोरेट जो हमारी जो अभी जो मॉडर्न कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उसमें बॉस की सीट के पीछे 2 रूल लिखे रहते हैं। रूल नंबर 1, कॉर्पोरेट रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 लिखा रहता है, इफ समटाइम यू थिंक कॉमा बॉस इज रॉन्ग कॉमा देन सी रूल नंबर 1। अर्थात बॉस हमेशा ही सही है। यदि आपको कभी लगे कि बॉस गलत है तो कृपया रूल नंबर 1 देखें। क्यों देखें? कि बॉस को उस सीट पे बिठाया गया है, वो सारे निर्णय लेने में सक्षम है। यदि आपको सबॉर्डिनेट के रूप में काम करना है तो जैसा बॉस कहता है वैसे ही आप मान लो, यथानुसार मान लोगे, यथानुसार एक्शन लोगे, और गलती से गलती हुई तो भी आप उसकी जिम्मेदार नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपको बॉस ने जैसा कहने को कहा वो कर दिया। मगर बॉस के सीट के सामने बैठ करके यदि आप उसको कुछ सलाह देने की कोशिश करो बिना मांगे, तो फिर आपको सबॉर्डिनेट वाला थ्योरी से साइट रिमूव करने का एक्शन कभी भी आ सकता है। कॉर्पोरेट रूल्स के हिसाब से बॉस आपको कभी भी किक आउट कर सकता है कि यू आर नो मोर बिहेविंग लाइक ए सबॉर्डिनेट। इसी तरह से जब यदि बॉस कहे वो काम सबॉर्डिनेट कर दे तो उस सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट होता है, और यदि सारे के सारे सबॉर्डिनेट बॉस के कहे अनुसार चलते रहेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर लेफ्ट ब्रेन बॉस के रूप में काम करता है, राइट ब्रेन सबॉर्डिनेट के रूप में काम करता है। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये वो कॉर्पोरेट रूल को देखता नहीं है, फॉलो करता है। यदि बॉस ने कभी, जैसे मैं सुबह उठा और मेरे यहाँ पे लगा कि गर्दन में दर्द है, मुझे मालूम है कि हकीकत में दर्द है, कि कुछ कुछ मैकेनिकल डिसऑर्डर हो गया, मगर मैं मेरे ब्रेन को इस तरह से ट्यून अप करता हूँ कि यस, एक बोलता हूँ कि मुझे दर्द है, ऐसा मैं पहले विचार करता हूँ यहाँ दर्द हो रहा है, फिर मैं मेरे घर वालों को बोलता हूँ आज तो मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो ये कौन बोल रहा है? लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है, ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। सब कॉन्शियस माइंड बोलता है ओके बॉस, आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। मतलब वो दर्द है उसको बढ़ाएगा, अपना ही ब्रेन का पार्ट जो है वो बढ़ाएगा। यदि मैं स्मार्टली इसको बॉस सबॉर्डिनेट थ्योरी को समझ के दर्द होने के बावजूद यदि ये मैं बोलूं कि मेरी गर्दन बहुत अच्छी है, आज मेरी गर्दन बहुत अच्छी है, मैं ठीक से काम कर पाता हूँ, यही बात मैं मेरे घर वालों को बोला कि आज तो मेरी गर्दन बहुत बढ़िया, तो सबकॉन्शियस माइंड एज ए सबॉर्डिनेट धीरे से बोलेगा क्या बात कर रहे हो बॉस, आपका तो गर्दन तो खराब होगी, रात को आपने ठीक से गर्दन में तकिया ज्यादा लगा दिया, या फिर जो कुछ लोड था आप बहुत देर तक लैपटॉप में काम करते रहे। तो कॉन्शियस माइंड एज ए बॉस बोलेगा दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस, यू टेक केयर, आई नो एंड आई बिलीव अपॉन योर कैपेबिलिटीज। क्योंकि कारण भी उसको पता है और निवारण भी उसको पता है। मगर अक्सर हम क्या करते हैं कि हम हमारे मस्तिष्क की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत सारी समस्याओं को ग्रसित हो जाते हैं। अभी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आज के परिवेश में जहां तक बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग तरह तरह के जो इंफॉर्मेशन चाहे तो मीडिया से आ रही हो, चाहे व्हाट्सएप से आ रही हो, चाहे टीवी से आ रही हो, चाहे न्यूज़पेपर से आ रही हो, वो हम जो न्यूज़ पढ़ते हैं या जो इन्फॉर्मेशन सुनते हैं उसको ही हम अपने आप को कभी कभी हम अपने आप को वहां पे रखने लगते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो उसको उसको देखता है, कभी कभी कुछ लगा कि खुश्की आ गई, खांसी आ गई। अभी लेकर रहे हैं कि लोग सोचते हैं ना, अभी कोरोना के हिसाब से लोग सोचते हैं कि खांसी होगी, गले में कुछ खराबी होगी, थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा एग्जेशन आएगा, तो फिर अपने आप को पहला दिमाग में यही विचार आता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। यहाँ पे यदि जैसे ही ऐसा आएगा तो हमारे जो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी है, ये बहुत सबॉर्डिनेट थ्योरी काम करेगी। और यदि इस बात को उस टाइम में बोले कि नहीं मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, मेरे सारे सारे के सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं और मेरे मस्तिष्क में वो सारी क्षमताएं हैं जो मैं अपना प्रोटेक्शन ले सकता हूँ, उसके साथ साथ मेरी लाइफस्टाइल, मेरी डाइटरी हैबिट्स को मैं रेगुलेट करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। क्योंकि हमारे एक ह्यूमन ब्रेन के बारे में एक बहुत, क्योंकि इस पे इस केवल अकेली सी स्लाइड के ऊपर मैं 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, करता रहा हूँ। तो केवल हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज की प्रॉब्लम है कि एक तो इसमें पेन सेंसर्स नहीं होते, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। इसमें यदि किसी भी तरह से कोई भी दर्द है तो ये यहाँ पे अपने खुद के अंदर के दर्द को पहचान नहीं सकता। दूसरा, इसमें नो वर्ड नहीं है, नो वर्ड नहीं है, क्योंकि लॉजिकली काम करता है। जो भी आप देखते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग जो होंगे, जो जो कंप्यूटर में काम करते हैं, उनको बहुत सारे अलग अलग तरह के गेट होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, एंड लॉजिक है, और लॉजिक, नॉर लॉजिक, नैन लॉजिक। तो ये क्या होता है, इसको नहीं वर्ड नहीं मालूम है। कभी आप बच्चे को करके देखते हो ना, छोटे बच्चे को बोलता है इधर मत जाना, कभी कभी बोलते हैं ना कि ये मत काम मत करना, उसके दिमाग में आता है ये काम क्यों नहीं करना, इसका मतलब कुछ तो सीक्रेट है। एक बात तो कभी कभी रिवर्स होता है कि ये काम मत करना, ये काम नहीं करना,
तो वो क्या होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर नो वर्ड को सीधा सीधा समझने की कैपेबिलिटी नहीं है, थोड़ी देर में उसको रीजनिंग करके देता है, नॉट टू डू करके समझता है। तो जब तक क्या होता है कि जैसे कुछ किसी आदमी को कोई ऊपर लटका हुआ है, मतलब कहीं ऊपर से गिर रहा था, फिसल रहा था, और उसने ऊपर का पाइप पकड़ लिया, और किसी ने बोला कि गिरना मत, नॉट टू फॉल, तो वो क्या होगा कि उसके दिमाग में आएगा गिर जाना, गिरना, और जब तक वो क्या होगा, उस ग्रिप ढीले हो जाएगी। इसी इसी स्टेटमेंट को यदि ये बोला जाए, कस के पकड़ के रहना, उद्देश्य तो ये था ना कि कोई भी आदमी लटका हुआ है, उसको गिरने नहीं देना है, इसके को उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मगर स्टेटमेंट का फर्क पड़ गया। नॉट टू फॉल, अभी जैसे आपके घर से कोई कोई परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता होगा इस टाइम में, जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही लगता है कि क्या बोलते हैं, कभी जैसे गाड़ी लेके जा रहा तो संभल के जाना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, संभल के जाना ऐसा नहीं हो जाए, संभल के जाना वैसा नहीं हो जाए। मगर यदि इसको एक ही स्टेटमेंट दिया जाए कि गो सेफ कम सेफ, सुरक्षित जाओ सुरक्षित जाओ, हंसी खुशी जाओ हंसी खुशी वापस आओ, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपके कॉन्शियस माइंड का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी, और उसके कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का भी मिल सकता है। इस तरह से हमारे विचारों को सबसे पहले हमको जो हम चाहते हैं वही विचार करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम जो विचार वही ज्यादा करते हैं जैसा जो हम नहीं चाहते। इसलिए गुरुदेव ने भी बोला है विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान में जो हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे ऊपर करें। हम बोलते हैं ना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हमको सुधरने के लिए सबसे पहले हमको वही विचार करना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर। आधुनिक युग के जो कारण जो अभी आप देखेंगे, अब मॉडर्न डिजीज, कॉजेज एंड रेमेडीज, आज के समय में बीमारियां क्या क्या है, उसके कारण क्या क्या है, और क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पहले तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सोसाइटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, यानी मतलब हेल्थ को हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ में कन्वर्ट करें। और यदि हम उसको देखेंगे फिजिकल बॉडी को क्या चाहिए, कि फिजिकल बॉडी को फिजिकल फूड चाहिए, जो भी हम खाना खाएंगे, आहार विहार जो करेंगे, आचार विचार जो हमारा करेंगे, मस्तिष्क के लिंक हो जाएगा, देन हम सोसाइटी में किस तरह का बिहेव करते हैं उस हिसाब से हमारा सोसाइटी रेगुलेट होती है। अब यदि हम एनवायरनमेंट को भी देख लें कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में इंग्रेडिएंट्स क्या है जिसकी वजह से हमारे फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को, सोसाइटल बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी उसको अफेक्ट करेंगे। यदि हम हमारे फिजिकल बॉडी का केयर कर लें, मेंटल बॉडी का केयर कर लें, सोसाइटी सोसाइटी का केयर कर लें, यानी कि हमारे पहले सबसे पहले हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, बाद में हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, देन बाद में हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकेलिटी के लोग हैं, देन बाद में जो भी बड़े लेवल की यूनिट्स जैसे गाँव है, शहर है, स्टेट है, या डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, या देश है, या फिर वर्ल्ड की बात करें, तो उनको हम केयर करें। देन एनवायरमेंट इंग्रेडिएंट जो हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो चीजें हमारे हाथ में उसमें तो हम लोग रेगुलेट नहीं करते, बट हम अपना प्रोडक्शन एनवायरमेंट के इंग्रेडिएंट को देखते हुए कर ले कि एनवायरमेंट में क्या कंडीशन है। जैसे कि भी मान लो सर्दी का मौसम है या बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम की वजह से ये सीजन चेंज होगा, तो बहुत सारे लोगों को सीजन चेंज की वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है। यदि वो सीजन चेंज होने से जिन जिन लोगों को, जैसे कुछ लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी होती है, कुछ लोगों को साइनस एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कोल्ड को हो जाता है, कुछ लोगों को बॉडी एक होने लगता है, तो उस सीजन चेंज के हिसाब से वो एक्वेंटेड रहे तो वो अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मस्तिष्क है, यदि इस मस्तिष्क को भी लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन बोला, मगर गुरुदेव ने भी इसको चेतन मस्तिष्क या चेतन मस्तिष्क की शक्तियों में थोड़ा एलोबरेट किया कि हमारे मस्तिष्क के एक ही पार्ट, जैसे कि ये यहाँ पे डॉक्टर रोजर स्पेरी ने बोला कि एक ही कंप्यूटर के दो माइक्रो प्रोसेसर है जो कनेक्टिंग केबल से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियली इसका नाम लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दिया गया है। गुरुदेव ने बोला कि हमारे मस्तिष्क के चार चार आर्टिफिशियल नाम है: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो है वो क्या करता है, वो विचार करता है, मतलब कि उसमें विचार कल्पनाएं आती है, और बुद्धि क्या करती है, उसका विश्लेषण करती है। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि मन क्या करता है, विचार करता है, कल्पनाएं करता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, और चित्त उसको डिसाइड करता है कि कॉन्शियसनेस देता है उसको करने के लिए, कैपेबिलिटी देता है कि यस ये दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ईगो जो है, ईगो दो 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 धारी तलवार है। एक ये यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, ईगो को अहम हिंदी में बोला गया, इसको यदि अलग किया जाए तो अहम कार्य, यानी कि पहले बोला मेरे मन ने विचार किया, मेरी बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया, मेरे चित्त ने उसको सपोर्ट दिया, और इसको करने का मेरा जिम्मेदारी है, अहम कार्य, ये मेरा कार्य है। मगर
अभी वो धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरा कॉलर बड़ा रहता, मेरी पोस्ट ये, मेरा नाम ये, मेरा मत ये, तो उस चक्कर में क्या होता है, ईगो हमारे दो-धारी तलवार के रूप में काम करती है। ईगो दो-धारी तलवार यानी कि बाहर की धार आपकी पॉपुलैरिटी को काटती है और अंदर की धार आपकी प्योरिटी को काटती है। यदि जो व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, हैप्पी रहना चाहता है, तो उसको अपना ईगो को, यदि घर में है तो घर में कोई दीवार पे कहीं टाँग के जाना चाहिए, यदि ऑफिस में है तो उसको ऑफिस में टाँग के आना चाहिए, ताकि ये दोनों ईगो आपस में टकराए नहीं। और ईगो की वजह से ही आज छोटे से छोटा आदमी को भी ईगो है, बड़े से बड़े आदमी को भी ईगो है, और ईगो की वजह से, टकराने की वजह से बहुत सारे लोगों को सामाजिक और मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं आ रही है। इसलिए हमको उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे जहां तक बात करें, जैसे कि एक ये फोटोग्राफ यहाँ दिखाया हुआ है, इसके बाहर बहुत सारी लेयर्स दिखाई गई, बहुत सारी दिखाई गई। एक और सुरक्षा कवर दिखाया गया। उस सुरक्षा कवर के पुराने जमाने में जब रामायण महाभारत के काल में जो बहुत सारे तीर आते थे, तो लोग क्या करते थे, आपने रिसेंटली रामायण देखा होगा, तो वो जो लव कुश थे वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते थे, और तीर आकर के उस घेरे के बाहर ही रहते थे। वो घेरा हर व्यक्ति के पास में उपलब्ध है। फिजिकल बॉडी, जो शरीर देख पा रहे हैं, ये दृश्य शरीर, एक अदृश्य शरीर, इस शरीर के बाहर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की एक लेयर होती है, जिसको हम आभा मंडल के नाम से भी जानते हैं, और इस आभा मंडल को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। अब इसको खतरे क्या क्या है, कि आप देखेंगे कि जब व्यक्ति एनवायरमेंट में चलने लगता है, तो उसको क्या होता है कि बाहर की तरफ से क्या क्या तीर आ सकते हैं। कोई वायरस आ सकता है, कोई टॉक्सिन आ सकता है, कोई पैरासाइट आ सकता है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है, कोई फंगस आ सकता है, कोई डिजास्टर, मतलब नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, या मैनमेड डिजास्टर आ सकता है, या कोई जर्म्स आ सकता है, या कोई पॉल्यूटेंट आ सकता है, या कार्सिजोनिक कोई भी कंपाउंड या कंपोनेंट आ सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, जैसे वायरस है, टॉक्सिन्स है, पैरासाइट है, बैक्टीरिया, फंगस है, आपदाएं हैं, जर्म्स है, पोल्यूटेंट्स है, कार्सिजेंस है, इन सब से बचाने के लिए हमको केयर करना पड़ेगा। यदि हमने इन सब से बचाने के लिए केयर करने का अभ्यास किया, तो हम आधुनिक मॉडर्न डिजीज, कोई सी भी डिजीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले हम हमारा फिजिकल बॉडी का केयर करें, फिर हमारा मेंटल बॉडी का केयर करें, हम फिर बाद में हमारा अदृश्य शरीर, जिसको सूक्ष्म शरीर या आभा मंडल बोला गया, उसका भी केयर करें, फिर आध्यात्मिक शरीर का भी केयर करें, तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक से काम कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप अभी ये फोटोग्राफ देखेंगे कि जब हम पैदा होते हैं, तब हमारा ये पूरा को पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेकर के ब्लड सर्कुलेटरी पाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। आप देखेंगे कि हर चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई दे रही है। मगर धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये जो आधा इंच का जो हमारा जीभ का टुकड़ा है, ये क्या करता है, हमारे दो सेंसर, एक तो नाक सबसे पहले हमारा एक इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट से लेता है कि क्या खुशबू वाली चीज है। जैसे ही खुशबू आती है, वो दिमाग को सिग्नल देता है, वो दिमाग को सिग्नल देता है, तो जैसे ही वो खुशबू वाला सिग्नल जाता है, तो जीभ में थोड़ा लाल टपकने लगती है, थोड़ा ललचाने लगती है जीभ। और फिर जो व्यक्ति अपने आहार विहार पे ध्यान नहीं देता है, किसी वजह से वो उसने इस जीभ को, आधा इंच के जीभ के टुकड़े को यदि कंट्रोल नहीं किया, तो वो डाइट की वजह से, जो चीजें नहीं खानी चाहिए उसकी वजह से वो बीमार होता है। आप देखिए कि ये जो हमारा यहाँ मुंह से लेकर के फूड पाइप, हमारे से स्मॉल इंस्टेंट एंड लार्ज इंस्टेंट, बहुत लंबा, मतलब लगभग 30-32-35 फीट लंबा एक ट्रैक है। उसमें क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब यहाँ तक खा लेते हैं। एक बार पूरा खाना खाने के बाद यदि कभी कहीं गए, तो वहां पे जाकर के जो मिला वो खा लेते हैं, जो पसंद आया खा लेते हैं। मार्केट में गया तो वहां कुछ खा लेते हैं, ओवर डाइट करते रहते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये जो आप अंदर देख रहे हैं, ये इंस्टेंट एंड की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कुछ लोगों को अल्सर हो जाता है, कुछ लोगों को जख्म हो जाता है, कुछ लोगों के इंस्टेंटाइन डी शेप हो जाती है, कुछ लोगों का आमाशय डी शेप हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसे ऐसे जख्म हो जाते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा उनको ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है, और कभी कभी सर्जरी भी करानी पड़ जाए। और बीमारियों का यदि हम पूरी जड़ देखना चाहें, तो बीमारियां, सबसे मेजर बीमारियां जो है, लगभग 80% बीमारियां जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि पेट से स्टार्ट होती है। यदि आपने पेट को ठीक से रख लिया, पेट का मैनेजमेंट कर लिया, तो अपना हमारा हेल्थ आराम से केयर हो सकती है। अब आप देखेंगे कि ये एक दूसरी मशीन है, ये डे 0 से स्टार्ट होती है। डे 0 बोलेंगे तो हम माँ के गर्भ में होते, जब ये चालू हो जाती है, और ये जब तक चलती रहती है जब तक हम चलते रहते हैं।
और जिस दिन इसको कोई भी तकलीफ आई तो उस दिन थोड़ा सा यहाँ दर्द होएगा, यदि हम मतलब चेर गए तो हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद भी हम समस्याओं से उबर नहीं पावे। मगर जिस तरह से हम देखते हैं कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी परिवार हो, चाहे घर हो, जैसे पहले के समय में सूर्यास्त काम बंद हो जाता था। मतलब सुबह सूरज उगने के बाद में लोग काम चालू करते थे और अपना केवल आजीविका ही उद्देश्य होता था कि अपना पेट भरने के लिए साधन संसाधन जुटा लिए जावे। सूर्यास्त के बाद में वो लोग विश्राम करते थे। पर चूंकि हमको विकास करना था, विकास करने के लिए हमको दिन रात काम करने की आवश्यकता थी, तो अनादिकालीन समय से लेकर के हम आज 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमको जिस तरीके से आप देखेंगे, पहले जो जंगलों में लोग रहते थे, पाषाण कालीन युग था, बाद में कृषि कालीन युग हुआ। मतलब एग्रीकल्चर में हम लोगों ने एनिमल्स एंड इनका इस्तेमाल करते हुए हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। बाद में उसके बाद में धीरे धीरे करके साधन संसाधनों का विकास किया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट आया, और अभी हम नॉलेज मैनेजमेंट के युग में 21वीं शताब्दी में जहाँ की जो चीजें पहले किसी जमाने में परिकल्पनाएं की जाती थी, जो उन परिकल्पनाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पे उनको साकार कर दिया गया। तो जिस तरह से हमने डेवलपमेंट के लिए दिन रात एक काम करने के लिए जो अभ्यास प्रयास किया, उसके साथ साथ कुछ कुछ हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो जब रिजनरेशन के लिए पहले लोग दिन में काम करते थे, रात को सोते थे, इसी तरह से ऑफिस में काम करने वाले लोगों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। इंडस्ट्रीज में काम करने वालों को भी देते हैं, ऑफिस वाले को भी देते हैं, प्राइवेट वालों को भी देते हैं, सरकारी वालों को भी देते हैं। मगर ये जो मशीन है, इसको कोई अवकाश देने की सोचता नहीं। ये चलता रहता है, ये कभी सोता भी नहीं, ये विश्राम भी नहीं करता है, और ये चलता रहता है। तो आप ये बात तो समझते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारा लोड रहता है। ये मान लो एक पाइप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जब हम शुरू के 10 साल जब हमारी उम्र होती, तब तक ये पाइप नीट एंड क्लीन होता है। जैसे कि आप अपने घर में नल का कनेक्शन लेते हैं, नल के पानी के साथ में थोड़ा मिट्टी या उसमें जो भी डिजोल्ड इम्प्योरिटीज आती है सॉलिड फॉर्म वाली, धीरे धीरे करके वो नल की सरफेस पे चिपकती रहती है, उसको हम बोलते हैं स्केल फॉर्मेशन होता है। कभी कभी वो इतनी जम जाती है कि वो नल में से पानी आना बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आता है, पहले धीरे धीरे करके आता है, हम सोचते हैं कि पानी का प्रेशर कम हो गया, बाद में बंद ही हो जाता है। तो हम बाद में नल वाले को बुलाते हैं, तो वो बताता है कि आपका ये पाइप चौक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि उस पाइप को या तो थोड़ा ठोका पिंदी करते हैं, या सरिया डाल करके, रोड डाल करके उसको डीचोक कर लेते हैं, और यदि नहीं होता तो पाइप हम बदल लेते हैं, नया पाइप ला करके उसको अपना काम कर लेते हैं। तो ऐसा का ऐसा ही हमारे शरीर में जो आर्टरीज एंड वेन का जो ये पाइप आप देखेंगे कि एक पाइप यहाँ पे, ये जो पाइप दूसरा वाला पाइप में धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊपर वाला नीट एंड क्लीन था, मगर ये जो एक पाइप जो है, ये धीरे धीरे करके इसमें अंदर, मतलब जिस तरह से वहां पे मिट्टी जम रही थी, यहाँ पे भी कुछ कचरा जम रहा है। ये कचरा क्यों जम रहा है कि हमने हमारे आहार विहार पे ध्यान नहीं दिया, हमने जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो खाया, या फिर जितना हम खाना चाहिए उतना हमने पचाया नहीं, उतनी मेहनत नहीं की ताकि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एंड चर्बी और फैट एक्यूमुलेट नहीं होता। यदि कहीं और जगह हो जाए कोई बात नहीं, मगर यही चीज यदि हार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं आर्टरीज एंड वेन्स है, इनमें भी इस तरह का डिचोकिंग का कंडीशन, चोकिंग का कंडीशन आता है। और जिस दिन यहाँ आ गया तो आप वहाँ जाएंगे तो आपका डॉक्टर चेक करके बताएगा कि एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। एंजियोग्राफी करने के बाद बोलेगा कि होता है एंजियोप्लास्टी करना पड़े, और होता कभी कभी वाल डैमेज वाला कंडीशन भी बोल सकता है। और कभी कभी इस कंडीशन के दौरान आदमी कोलेप्स भी होता है। जिम्मेदार कौन? कोई भी बाहर वाला नहीं, क्योंकि हमने हमारे खान पान के हिसाब से इस मशीन की केयर नहीं की। आप देखते हैं कि कुछ दो लोग एक साथ कार खरीदते हैं, एक कार वाला व्यक्ति उसको पीरियोडिक सर्विसिंग कराने जाता है। आपके पास भी जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा, आप उसको सर्विसिंग कराने जाते हैं, पीरियोडिक कराते हैं। कोई मिस्त्री आके बोलता नहीं, आपको पता है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गया। कभी कभी फ्री सर्विस होती है ना, कार का 5 सर्विस फ्री करना, तो वो टाइम पे आप जाएंगे, सर्विसिंग करा के लेके आएंगे। उसके बाद में मिस्त्री बोलेगा साहब इतने टाइम कराना, तो वो जाएंगे। आप इसलिए जाएंगे कि आपको डर लगता है कि वो कार कहीं रात को हम जा रहे हैं और कहीं रास्ते में खड़ी नहीं हो जाए, उस डर के मारे आप जा करके उस, मतलब यूं मान लो कि एक 50,000 की स्कूटी या 5 लाख 10 लाख रुपए की कार की आप सर्विसिंग जा करके नियमित तौर से कराते हैं। मगर ये जो हमारी ये शरीर है, ये बॉडी है, इसमें ये जो बहुत महत्वपूर्ण मशीन जो लगातार चल रही है, इसकी सर्विसिंग कराने के लिए हम सोचते नहीं, इसको विश्राम देने के लिए हम सोचते नहीं। ये विश्राम, जो हार्ट को विश्राम देने की जो बात करते हैं, ये हम
प्राणायाम के माध्यम से दे सकते हैं, योगा मेडिटेशन के माध्यम से दे सकते हैं, थोड़ा सा विश्राम के साथ चिंतन मनन करके दे सकते हैं। इसके साथ ही एक और चुनौती है कि जैसा कि ये एक हार्ट है जो कि यहाँ रहता है, मगर यहाँ पे आपको पैरों में बैक साइड में दिखा रखा है कि यहाँ पे कुछ जो इस तरह का एक वेरिकोस मैकेनिकल एक डिवाइस रहती है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, उसमें ऐसे फ्लैपर्स रहती है, ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है, ये यहाँ से दबता है, ऊपर जाके ब्लड इकट्ठा होता है, फिर वहां पे दबता, फिर इसे। तो ये कुछ यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुछ लोगों के पिंडली के अंदर इस तरह का नसों का थोड़ा सा नसें फूलने लगती है, कभी कभी होता है कि पूरा बहुत घूम जाती है, गुड्डी गुड्डी पड़ जाती है, और फिर वहां पे आप जाके देखेंगे कि डॉक्टर्स के पास जाके देखेंगे, बोलेगा वेरिकोस वेन होगी। मगर मेडिकल साइंस के हिसाब से भी, अल्टरनेट मेडिकल साइंस के हिसाब से भी इस एरिया को सेकंड हार्ट का रेटिंग दिया गया। आपके दिमाग में कभी विचार आता है कि आंखें दो बनाई, दो नाक बनाए, दो कान बनाए, दो दो किडनी बनाई, लंग्स के भी दो पार्ट बनाए, दो पैर रखे, तो हार्ट दो क्यों नहीं रखे? आप जानते डिजाइनर जो भी रहा होगा, जिसको हम भगवान बोले, ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, उस डिजाइनर ने पक्का अरेंजमेंट किया। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक का हार्ट को यहाँ पे लेकर के सेंटर से यहाँ का हाइट देखता हूँ तो लगभग 30 सेंटीमीटर, मान 1 फीट के लगभग आता है। और यदि यहाँ से मैं मेरे पैर तक देखता हूँ, यदि मेरी हाइट 5 फीट है तो लगभग 120 सेंटीमीटर। यदि हार्ट यहाँ से पंपिंग करके इस दिमाग को ब्लड भेज रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वापस ये ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, वापस लाने के लिए उसको पंप करने की जरूरत नहीं है। मगर अब 120 सेंटीमीटर नीचे तो ग्रेविटी से चला जाएगा, बट वापस लेके आने के लिए इतने एरिया को पंपिंग करके वापस लेके आने के लिए उस हार्ट का यदि पंपिंग करेगा तो ये ब्रेन के सारे आर्टरी जनवेन फट जाएगी। तो जो डिजाइनर रहा होगा उसने क्या किया, यहाँ पे काफ मसल्स के अंदर, पिंडलियों के अंदर ऐसा ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो लगातार वो कंप्रेशन एक्सपेंशन करती रहती। और उसमें आप देखेंगे यहाँ छोटी सी, ये देखिए ये यहाँ पे जो एक ऐसा डिवाइस जैसा दिखाई दे रहा है, इस डिवाइस में ब्लड नीचे से ऊपर आता है, ऐसे खुलता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, फिर ये नीचे से ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके लगातार ऊपर जाता रहता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ के हार्ट की पूरी केयर करते हैं, बट पिंडलियों की केयर कोई करता नहीं अक्सर लोगों के, क्योंकि हम लोग किसी जब बोलते हैं ना, हम हमारा जो विकास 4 पाइप से धीरे धीरे करके हम वर्टिकल हो गए 2 पाइप हो। वर्टिकल हो जाने से हमारा ये जो पूरा जो ब्लड मैकेनिज्म है, ब्लड सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है, इस पर लोड आ गया। हम ज्यादातर टाइम खड़े रहते हैं, ज्यादातर टाइम हम खड़े खड़े या बैठे बैठे काम करते हैं, जिसकी वजह से पिंडलियों के ऊपर लोड आता है। वो लोग यदि अपनी पिंडली, किसी भी व्यक्ति की पिंडली में सूजन है, किसी भी व्यक्ति के पिंडली के अंदर नसों का इस तरह का बार दिखाई दे रही है, तो उसको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। वो हार्ट अटैक आने से पहले ही उसको हार्ट पे लोड आने लगेगा, और फिर लोगों को बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट होती है। अन मेडिकल साइंस का अभी तक इसका सीधा सीधा इलाज नहीं है। कितनी जगह पे सर्जरी करेंगे, सर्जरी करके एक जगह ब्लॉक कर देंगे तो दूसरी जगह ब्लॉक कर देंगे। तो इससे बचना है तो ऋषियों ने इसको बचाने के लिए, ऋषियों ने समझा था, ऋषियों ने इस बात को समझा था, शीर्षासन। यदि आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे को यदि पैरों ऊपर पकड़ के ऐसे कर लेते, यूं किया तो ये जो आर्टरी जनवेन ऐसे फंसी हुई थी, ऐसे करते पहले खुल जाती। मगर शीर्षासन का अभ्यास अभी नहीं है, नहीं होने की वजह से यदि कोई आदमी जिसका वेट ज्यादा हो गया और अभ्यास किया नहीं, तो उसके गर्दन पे लोड आता है। इसलिए शीर्षासन की जगह पे हम लोगों ने कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट किया सेमी शीर्षासन का कंडीशन। यदि आप जैसे यहाँ पे सोफे में बैठ गए और पैरों को यहाँ पे थोड़ा रख दिया, थोड़ा ऊंचा रख दिया, तो वो आपका पैरों में जो ब्लड लोड है वो नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे जो लोग ऑफिसेज में जाते हैं, वो ऑफिसेज आने के टाइम में देखेंगे कुछ लोगों के पैरों में सूजन रहती है। आप अपना खुद का भी आप देखेंगे, सुबह जाएंगे आपके पैर बिल्कुल नीट एंड बिल्कुल स्लिम रहते हैं, नसें दिखाई देती है, बट वापस जब ऑफिस से आते हैं तो वो पैरों में थोड़ा सूजन होती है। ऐसे टाइम में आप आते ही पहले एक थोड़ा सा गर्म पानी की बाल्टी करें, बाल्टी में गर्म पानी करें और दोनों पैरों को उसमें डिप करके थोड़ी देर बैठे रहें। और कुछ मुद्राएं, जैसे एक मुद्रा ऐसी मुद्रा है, इस मुद्रा का अभ्यास ऐसा करके, ये इंडेक्स फिंगर को ऐसे करके, यदि ऐसे करके बैठ जाए, 15 मिनट गर्म पानी में पैर रहेंगे, ये मुद्रा रहेगी। उसके बाद में आप प्लेट लेट के, चाहे बिस्तर पे लेटे, चाहे दीवान पे लेटे या नीचे लेटे, पर अपने पैरों को लगभग यूं मानिए कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर थोड़ा सा एक सवा फीट 1.5 फीट ऊंचा रख देवे, ताकि वो आपका जो पैरों में जो ब्लड लोड है वो नीचे आ जाएगा और आपके पिंडलियों के अंदर वेरिकोस वेन की समस्या नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको उसका कभी पहले शुरुआत में ब्लड टेस्ट करते हैं, जो सिम्टम बताता है उसके अनुसार कभी कभी एक्सरे करना पड़ता है। यदि वो ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एमआरआई और सीटी स्कैन भी करनी पड़ती है। कभी कभी बहुत सारा मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ता है। कभी आपने सुना होगा कि व्यक्ति का ब्लड टेस्ट ठीक है,
यूरिन टेस्ट ठीक है, एक्सरे ठीक है, एमआरआई ठीक है, सीटी स्कैन भी ठीक है, फॉर एग्जांपल। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका उनका मेरे पास बहुत सारे डेटा है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति का गर्दन में दर्द है, गर्दन में दर्द है बहुत, मतलब वो उसका गर्दन नीचे झुकना, ये घुमाना, ये करना, बहुत उसको बहुत ऐसा लगता है कि गर्दन कभी भी गिर सकती है, ऐसा आभास होता है। उसका एक्सरे ठीक है, एक्सरे कराने में उसको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, उसका ब्लड टेस्ट ठीक है, उसका यूरिन टेस्ट ठीक है, उसका एमआरआई भी ठीक है, उसका सीटी स्कैन भी ठीक है, बट उसको दर्द है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को होता है कि वो दर्द का आभास हो रहा है, यानी कि साइकोलॉजिकली, कभी कुछ लोग सोचते हैं साइकोलॉजी है, तो उसको क्या किया, ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास में या साइकेट्रिस्ट के पास भी भेज दिया, और उनके भी जितने टेस्ट होते हैं वो टेस्ट में भी वो ओके आ जाता है। अब यहाँ के मेडिकल साइंस के पास सवाल आता है कि वाई ही और सी इज सिक, वो बीमार क्यों है। आज तो मेडिकल साइंस के बाद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया जो दर्द को नाप सकता है, कितना दर्द है उसकी इंटेंसिटी को नापी जा सकती है। मतलब व्यक्ति बोल रहा है उस पर विश्वास मत करो, मगर उसके दर्द को नाप सकते हैं कि यस इसको इतना इतना पेन है, और कोई मेडिसिन दी तो उसकी वजह से पेन रिड्यूस हुआ है वो देखा जा सकता है, उसको जांचा परखा जा सकता है। अब यदि मान लो जिस व्यक्ति की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लड टेस्ट ठीक है, यूरिन टेस्ट ठीक है, एक्सरे ठीक है, एमआरआई ठीक है, सीटी स्कैन ठीक है, उसको दर्द है, तो उसको क्या देना चाहिए, उसको दवा क्या दी जानी चाहिए, दवा क्या दी जानी चाहिए। और सिम्टम के हिसाब से दवा देंगे तो उसके कुछ तो साइड इफेक्ट आने की संभावना बनती है। यदि दवा नहीं दी जानी चाहिए तो उस व्यक्ति का इलाज कैसे होगा। और यदि उसको जब जांच में कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कोई सिम्टम ही नहीं है, जो कि मेडिकल साइंस पूरा का पूरा सिम्टम पे काम कर रही है, वो सिम्टम नहीं होने के बाद दवा देंगे तो उसको बोलते हैं एरर एंड ट्रायल। एरर एंड ट्रायल में आप जानते हैं कि एरर एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपने जो काम किया, वो जो बोलते हैं ना लोग, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। कभी कभी ये होता है कि उस एरर एंड ट्रायल की वजह से कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि वो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स की तरफ चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेडिकली इसको मेडिकल साइंस वाले लोग बोलेंगे देयर इज नो स्कोप ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। तब यहाँ आकर के व्यक्ति क्या करता है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में विचार करता है कि अब क्या विकल्प है। क्योंकि मेडिकल साइंस ने बोल दिया कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, बीमारी का कोई भी कारण नहीं है, और कारण नहीं है तो हम इलाज क्या करें। और वो कुछ दिनों इलाज करते भी हैं, मान लो इसको ट्रीटमेंट दिया जो जो, बट वो बाद में फॉलोअप के लिए जाता है, वो बोलता है कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो उस टाइम में पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स अल्टरनेट ढूंढते हैं, विकल्प खोजते हैं। विकल्प जैसे बोलता है ना कि अब कुछ है नहीं तो क्या विकल्प करें, तो उस विकल्प के अंदर जो चीजें हैं उसको हम आज वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आज आज की डेफिनेशन अलग है। आज से पहले जो जो 5,000 10,000 साल पहले जब हमारा आयुर्वेद और ये जो नेचुरोपैथी एंशिएंट टाइम में जो प्रैक्टिसेस थी, उसको हम एंशिएंट मेडिकल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, या उसको नेचुरल मेडिकल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। बाद में आयुर्वेद आया। तो पुराने जमाने में तो जब हम गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो जो भी नेचर क्योर सिस्टम था उसको हम इस्तेमाल करते थे। बाद में वनौषधियों का इस्तेमाल करने लगे, बाद में उसकी कुछ सीमाएं आने लगी। तो कुछ अब देखेंगे कि जब ये मेडिकल साइंस नहीं आती थी, किसी का हाथ टूट गया, पेड़ पौधे में चढ़ा और गिर गया, टूट गया, तो उस जमाने के हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो लोगों को जानकारी थी कि किसी भी बोन को जोड़ने का काम डॉक्टर नहीं करता है, जोड़ने का काम तो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ही करती है, मगर उसको सीधा रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। मान लो यहाँ से कोई फ्रैक्चर हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, जो एंशिएंट टाइम में जब ये इतना मेडिकल साइंस नहीं था तब की, वो क्या करते थे, उस हड्डी को सीधा करके, सीधा पकड़ के उसके ऊपर कपड़ा या रुई वगैरह बांधते थे, और लकड़ी की खपचियां ऐसी ऐसी लंबाई में बांध देते थे और ऊपर से कपड़ा बांध देते थे। कुछ टाइम के बाद में खोलते थे तो वो जुड़ जाता था। मगर मल्टीपल फ्रैक्चर के केस में जब वो मालूम पड़ा कि ये हड्डियां बहुत सारी बिखर गई, अब बिखर गई तो अभी उसको वैसे बाहर से पकड़ के तो वो हड्डियों को वापस जमाया नहीं जा सकता। तो उस जमाने के जो भी डॉक्टर्स थे उन लोगों ने विचार किया कि इसका कुछ अल्टरनेट खोजा जाना चाहिए, क्योंकि बिना अंदर की हड्डी को, क्योंकि मालूम पड़ा कि ऐसे उन्होंने सीधा करके बांध दिया, कुछ दिनों बाद खोला तो मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा ही वो सड़ गया, क्योंकि वो हड्डियां के टुकड़े थे जो मांस में घुस गए। और उसको जब खोला तो वो हाथ एक तरह से या तो काटना पड़ गया, या धीरे धीरे करके अपने आप ही हाथ वहां से टूट गया। तब के लोगों ने विकल्प खोजा, तो आयुर्वेद के जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, जो कि जिनको कि पहले मतलब वैज्ञानिक बोल सकते हैं या डॉक्टर्स बोल सकते हैं, उन्होंने आयुर्वेद के अंदर सर्जरी का विकास किया। उन्होंने वहां पे ऑपरेशन करने का प्रोविजन दिया, ऑपरेशन करके उसको हड्डियों को जमा के और उसको वापस
जो भी जब भी उस टाइम में स्टिचिंग का प्रोविजन रहा होगा उसको करके वापस वो वही ट्रेडिशनल प्लास्टर बांधते थे। मगर उसमें एक समस्या ये आ रही थी, हड्डियां जब जमाई जाती थी तो जब दबाव डालने की वजह से वो अपना लोकेशन छोड़ देती थी। तो आयुर्वेद के बाद में जो सर्जरी आयुर्वेद हो रही थी उसके बाद में फिर एक अल्टरनेट खोजा गया कि कोई ऐसा टेक्निक होना चाहिए जिसकी वजह से बोन्स को उस पर ड्रिल करके उसमें छेद करके बोन्स को आपस में सिलाई कर दी जाए या उसको फिक्स कर दिया जाए, उसके बाद में मांस को फिक्स किया जाए, उसके बाद में प्लास्टर लगाया जाए। तो फिर पहले ट्रेडिशनल एंशिएंट नेचुरल मेडिकल प्रैक्टिसेस थी, बाद में ट्रेडिशनल प्लास्टरिंग थी, बाद में वो आयुर्वेदिक सर्जरी थी, बाद में एलोपैथी आई, जो कि एलोपैथी जिसको कि हम वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिस भी बोलते हैं, क्योंकि उस जमाने में वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप थी, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही इसके ऊपर बाकायदा रिसोर्सेज डेवलप हुए, उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई और उसकी वजह से उसको हम वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिस भी बोलते हैं और उसको पॉपुलरली एलोपैथी के नाम से जानते हैं। अब जब एलोपैथी ने सर्जरी की, जो लोग आप जिसको जानते हैं ना कि किसी की हाथ कट गया, पूरा पार्ट अलग हो गया, एवरदन गर्दन कटी हुई गर्दन को भी वापस, जैसे कि हम अनादिकालीन समय में पढ़ते हैं कि भगवान शंकर के टाइम में गणेश जी का सिर काट दिया गया गुस्से के अंदर, बाद में उन्होंने दूसरे का मतलब हाथी का सिर लगा दिया गया। वो एक कल्पना लोगों को लगती थी, मगर अब मेडिकल साइंस ने उस बात को साबित कर दिया है कि कटी हुई गर्दन को वापस जोड़ा जा पा रहा। इस तरह से बोल सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिकल साइंस अभी सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी वजह से जो पहले छोटी छोटी बीमारी की वजह से लोग अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते थे, वो अकाल मृत्यु दर में ड्रास्टिक कमी आई है मेडिकल साइंस की वजह से, एलोपैथिक मेडिकल साइंस की वजह से। और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि अभी शतायु लोग, कई सारे लोग शतायु है, कई लोग जैसे है जो पहले जो छोटी छोटी जिन जिन बीमारियों को बोलते हैं कि सामान्य बीमारी से लोग खत्म हो जाते थे, आज काल के ग्रास से जिसको बोलते हैं काल के मुंह से वापस ये लाने का काम एलोपैथी मेडिकल साइंस कर रही है। फिर भी अभी पिछले कुछ कुछ दशकों से WHO और ये जो सारे के सारे एक्सपर्ट ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे अल्टरनेट ढूंढे जावे जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं हो, क्योंकि दो चीजें काम करनी चाहिए, एक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक मेडिकल केयर मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम। हेल्दी लोगों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, उन विकल्पों के ऊपर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर काम किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि लोग बीमार ना हो। और जो लोग जाने अनजाने किसी वजह से घटना दुर्घटना की वजह से बीमार हो गए, उनका मैनेजमेंट करने के लिए एलोपैथी है, एलोपैथी को फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए काम किया जाए, दो पार्ट करके काम किया जाए। तो एंशिएंट टाइम से लेकर के अब तक पूरे वर्ल्ड में मेडिकल साइंस की बात करें तो आप अभी भी देखेंगे कि गांवों से लेकर के जंगलों से लेकर के पूरे वर्ल्ड में, नहीं कि ऐसा नहीं कि भारत से लेकर के पूरे मतलब यूएस, जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो या तो ट्रेडिशनली शिफ्ट होती गई जनरेशन टू जनरेशन, मेरे पिताजी जानते तो मुझे सिखा के मैं मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, इस तरह से आगे शिफ्ट हो रही है, मगर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस तरह से WHO ने कुछ कुछ समय पहले ऐसा सर्वे कराया था कि वर्ल्ड में कितनी तरह की मेडिकल प्रैक्टिसेस काम कर रही है। WHO ने अभी भी 2013 में एक 13-14 में एक मैंडेट जारी किया था, उसमें बोला कि 2013 से 2023 तक जितनी भी अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिसेस कहीं भी प्रैक्टिस में चल रही है उनको बाकायदा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जावे और उसके ऊपर रिसर्च की जावे और उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जावे। तो इस तरह से ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ या आज कोई भी विशेषज्ञ बात करेगा, कल उसका विकल्प खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, और वो विकल्प कैसा होना चाहिए जो सर्वसुलभ हो, एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी लागू हो और जो शहर में रहने वाला व्यक्ति के पास भी लागू हो, और उनको वो आदमी खुद इंडिपेंडेंटली कर सके, उसके लिए लोगों को एजुकेट किया जाए तो लोग बीमार नहीं होंगे। यदि लोग बीमार नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा तो दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, दवाई नहीं खानी पड़ेगी तो उनको पैसा नहीं लगेगा, साथ साथ उनको हॉस्पिटल जाने के लिए, भर्ती होने के लिए अपने ऑफिस से, कार्यस्थल से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। उनको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी तो उनके रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल आना जाना नहीं पड़ेगा, तो उनको भी धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये सब रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो जाएंगे तो ये लोग अपने कार्यस्थल पे ज्यादा उपलब्ध रहेंगे तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो देश का विकास में वो लोग मुख्य तौर से भागीदारी निभा पाएंगे। इस वजह से स्वास्थ्य के प्रति लोग यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए और अपने शरीर और अपने माइंड के जो ऑर्गेन्स है उनकी लैंग्वेज को समझना चालू कर देवे कि मेरा शरीर क्या कह रहा है, मेरा मस्तिष्क क्या कह रहा है, उनको समझ लेवे और उसको यथा समय पे उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए तो वो बीमार नहीं होंगे
और बीमार नहीं होंगे तो उनका जीवन जो है सुखमय और शांतिपूर्ण रह सकता है। रोगी कौन? अभी मान लो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी कौन का बताया था कि जिसको समय पे भूख लगती है, समय पे जो सोता है, समय पे लैट्रिन पेशाब करने जाता है और गुस्सा नहीं करता, वो हेल्दी है। अब रोगी कौन है? तो यहीं से बात आती है कि जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर, या फिर जैसे हेल्थ की बात करेंगे तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, यदि अपने अंग अवयवों पे कोई भी अत्याचार करता है तो उसको रोगी कहा जावे। और आप जानते हैं कि अत्याचार करने वाले को, आपने पढ़ते होंगे अखबार में या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे उस आदमी ने ये अत्याचार किया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि अत्याचारी को क्या करना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। तो जो जो कानून के खिलाफ काम करता है उसको सजा देने का काम कानून करता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर ही, अपने अंग प्रत्यंगों के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने सोसाइटी के ऊपर, समाज, अपने आध्यात्मिक के ऊपर यदि कोई भी अत्याचार और अनाचार करता है तो उसकी उसकी सजा देने का काम प्रकृति करती है। नेचर नेवर एक्सक्यूज। यदि आपने, आपका शरीर बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझे विश्राम की जरूरत है, आपको कहीं दर्द हो रहा है, तो आपको उसको उसी समय पे केयर कर लेनी चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि कोई आपका परिवार का सदस्य बोलता है कि मुझे ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, आप उसको बोलते रहते कल लाऊंगा, कल लाऊंगा, कल लाऊंगा, आज समय नहीं, आज समय नहीं, और वो समय तो कभी आता नहीं। यदि आपने उसकी उसकी बात को सुन लिया और यह इमीडिएटली उस पर एक्शन लेकर के आपने उसको रिजोल्व कर लिया, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा, तो शांति स्थापित हो जाएगी। कभी कभी छोटी छोटी मांगों के ऊपर, छोटी छोटी जो इशूज है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देने की वजह से वो फिर अंतर कला के रूप में या लड़ाई झगड़े के रूप में, कभी कभी वाद विवाद के रूप में दिखाई देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है। अब व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, समाज के, अपने परिवार के ऊपर अत्याचार किया तो उसको सजा दी जानी चाहिए। या फिर रोगी कौन है? जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। आप जानते हैं ना, जिस तरह से न्यूटन की गति के तीन, तीसरा नियम बोलता है कि ईच एंड एवरी एक्शन, प्रकृति का नियम बोलता है कि प्रकृति कभी माफ नहीं करती। यदि आप ऊपर पत्थर फेंकोगे तो एक एक सर्टेन इंटेंसिटी तक, सर्टेन हाइट तक जाकर के उसको वापस आना ही है, नीचे ही आना है। यदि आप पृथ्वी के इस कोने से स्टार्ट करेंगे तो घूम फिर कर एक दिन वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। इसी तरह से लॉ ऑफ कर्मा, एक कर्म गति का सिद्धांत है, वो ये बोलता है एक्शन टेकन टुडे राइट्स स्क्रिप्ट फॉर टुमारो। आज आज आपके द्वारा जो भी एक्शन लिया गया वो कल का भविष्य तय करेगा। यदि हमको बीमार नहीं होना तो प्रकृति का अनुसरण करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, और अपने शरीर और अंग, शरीर और मस्तिष्क और समाज परिवार के अंग अवयवों का केयर करना स्टार्ट करें, तो हम पेशेंट की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब बीमारियां और सिकनेस क्या है? तरह तरह की बीमारियां हैं। आज आप देखेंगे कि किसी को, मेजोरिटी को जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है। किसी को घुटने का दर्द है, एंकल जॉइंट का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है, ये हाथों का दर्द है, किसी को एल्बो पेन है, किसी को सिर दर्द है, किसी को पेट का दर्द है। ये दर्द बहुत सारे हैं। उसके अलावा मानसिक तनाव, मानसिक तनाव, इस युग को, गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा अपने पुस्तकों के अंदर कि इस युग को तनाव युग कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे से लेकर के बुढ़ा तक हर व्यक्ति को कोई न कोई किसी न किसी तरह का तनाव है। तो हर व्यक्ति को तनाव है, और तनाव का प्रबंधन आवश्यक है। तनाव तो चाहिए, मतलब जीवन में विकास करना है तो तनाव तो चाहिए। यदि मान लो मुझे ये आज अभी ये लेक्चर देना है, तो सुबह जब लगभग 1-1:30 बजे डॉक्टर वरुण ने जब फोन किया तो कि आज ये लेक्चर ले सकते हैं, कि हाँ ले सकते हैं, बट पिछली बार टेक्निकल समस्या आई थी तो 1-2 बजे से लेकर के लगातार हम लोग आपस में कोई न कोई ट्रायल कर रहे थे, कि जिसकी वजह से ये कार्यक्रम ठीक से होना चाहिए। यदि मैं भी बेटर रहता आराम से, डॉक्टर वरुण मानिक भी बेटर रहते, तो क्या 7 बजे हम यहाँ आते तो मालूम पड़ता है कि ये तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो यदि किसी व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी है तो उस ट्रेन पकड़ने के लिए उसको अलार्म लगाना पड़ेगा, उसको समय से पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। यदि वो इस तरह का, जो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं, वो यदि नहीं करेगा तो उसको समस्याएं आएंगी। तो बीमारियों, तरह तरह की बीमारियां हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपना
पूरी तरह से आहार विहार और आचार विचार, दो ही टर्म है जिसपे यदि हम ध्यान दे देवे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम अनादिकालीन तरीके से दो तरीके से काम करती है। एक हेल्थ केयर, केयरिंग हेल्थ, जो आपका हेल्थ है उसको केयर करें, उसको मेंटेन करें, और किसी वजह से ये हेल्थ लॉस्ट होगी, इफ यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ ड्यू टू सो एंड सच रीजन, देन टू रिस्टोर दी लॉस्ट हेल्थ, इसको बोलते हैं क्यूरिंग द डिजीज, बीमारियों आरोग्य प्राप्ति जिसको बोल सकते हैं। स्वास्थ्य रक्षा हेल्दी लोगों के लिए लागू है, और आरोग्य प्राप्ति जो बीमार लोग हैं उनके लिए लागू है। अब पद्धतियां भी जैसे आपको बताया कि एंशिएंट टाइम में डिफरेंट मेथोडोलॉजीज थी, मॉडर्न टाइम में डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है, एंड 21st सेंचुरी में और भी एडवांस डिफरेंट मेथोडोलॉजीज है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा डिफरेंट होगी। मगर ये मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरह से अभी हम केमिकल मेडिसिन के टाइम से गुजर रहे हैं कि पूरा रासायनिक दवाओं का युग है, मगर आने वाले टाइम में शायद रासायनिक दवाओं का युग कम होना चाहिए, क्योंकि ये दवाइयाँ, ये सारी की सारी दवाइयाँ कहाँ से मिल रही है? भूगर्भ से मिल रही है, पृथ्वी के गर्भ से मिल रही है। उस वहीं से हम साधन संसाधन ले रहे हैं और उनका केमिकल ट्रीटमेंट करके डिफरेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके उसको हम मेडिसिन के रूप में लेके आ रहे हैं, और बीमार भी हम ही हो रहे हैं, बना भी हम ही रहे हैं, और हमारे ऊपर ही उनको इस्तेमाल करना है, तो क्यों ना हम बीमार ना हो। और यदि बीमार होने की कंडीशन आ भी जाए तो सबसे पहले हम वहां से उसको इस्तेमाल करें जहाँ से ये दवाओं का ओरिजिन है, जहाँ से उद्गम है, यानी कि हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को इमीडिएटली एक्शन ले लें, तुरंत ले लें। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है पहले चीटी बन के स्टार्ट होती है, फिर वो थोड़ा बड़े जानवर के रूप में, जैसे कि मान लो भेड़ बकरी के रूप में आती है, फिर वो गाय भैंस के रूप में आती है, फिर वो मतलब उससे बड़े जानवर के रूप में, और हम जब तक उसको ध्यान नहीं देते जब तक वो बीमारी हाथी का रूप नहीं धारण कर लेती, और जब वो रूप धारण कर लेती है तो वहां से रिवर्स आने में बहुत सारा समय लगता है। हमारे दिमाग के अंदर जो भी पैन रिसेप्टर्स है वो क्या करता है कि यहाँ दर्द है, ये दर्द का सिग्नल इमीडिएटली आता है, हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ दर्द है, तो हमने इमीडिएटली इस पर केयर कर लिया तो ठीक है। हमारी यदि दर्द बढ़ता रहा और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई, जब दिमाग के अंदर लग गया कि इसको मतलब दर्द बहुत गया है, तब फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो इलाज करते हैं, दवाइयाँ दी जाती है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे जो पेशेंट है वो ईमानदारी से फीडबैक नहीं देते डॉक्टर्स को। जब वो जाते हैं एक बार गए तो उनको जो चीजें बताई, जो सिम्टम आप बताएंगे वो उसके आधार पे ही कोई भी डॉक्टर दवा देता है, बोलता है 3 दिन की दवा लो या 5 दिन की दवा लो। वो दवाइयाँ टाइम पे ली जानी चाहिए, लोग टाइम पे दवा नहीं लेते हैं। मगर क्या होता है कि कोई भी कैलकुलेशन की जाती है, ओडी ओडी यानी कि 1 डोज, बीडी यानी कि बाई डोज, यानी दो डोज दिन में 2 बार, टीडी यानी कि ट्राई डोज। यदि किसी को बोला कि बीडी यानी कि दिन में दो गोली लेनी, अभी एक गोली सुबह 8 बजे ले ली और एक गोली रात को 10 बजे ली, फॉर एग्जाम्पल। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि एक गोली सुबह 6 बजे ले ली और दूसरी गोली रात को 11 बजे ली। तो ये जो टाइम का जो मिसमैनेजमेंट हुआ, क्योंकि कोई भी डोज जो है वो कैलकुलेट की जाती है सर्टेन इंटेंसिटी, सर्टेन ड्यूरेशन के लिए की जाती है। इस दवा का अफेक्ट खत्म होने से पहले दूसरी दवा ले ली जानी चाहिए, तो समय प्रबंधन होना चाहिए। ये जो दवा आपको ली जानी चाहिए उसका समय फिक्स हो जाना चाहिए। यदि समय आपको मालूम नहीं तो डॉक्टर को पूछना चाहिए कि कब कब लेनी। मान लो कह दिया कि 2 गोली लेनी तो सुबह 8 बजे ले लो, शाम को 8 बजे ले लो, तो 12 घंटे का गेप हो। तो यदि सुबह 8 बजे ली तो शाम को 8 बजे ली तो 15-20 मिनट का वेरिएशन अलाउड है। मगर यदि आपने सुबह 8 बजे ली रात को 11 बजे ली तो उसका बैक टू बैक जो उसका अफेक्ट है वो कम हो जाता। अब ये एक तो ये मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरा दवा घर वाले बोलेंगे दवा ले लो तो कभी बोलता ले लूंगा, तो क्या होता है कि ब्रेन उसको रिजेक्ट कर देता। तो दवा ईमानदारी से खुद व्यक्ति खुद लेवे, बिना किसी के कहे और समय पे लेवे, और जब वापस डॉक्टर के पास जाए मुझे लगभग 5 तो वो क्या करेगा आपकी दवा को उसके हिसाब से रेगुलेट करेगा। मगर अक्सर लोग ये बोलते हैं कि नहीं साहब मुझे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। वो ऐसा फायदा नहीं हो रहा ऐसा बोल देने की वजह से क्या होता है कि वो फिर आपका दवा का इंटेंसिटी पोटेंसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से कुछ तो आपको साइड इफेक्ट होने की संभावना है। इसलिए ईमानदारी से डॉक्टर को फीडबैक देना चाहिए। दूसरा, ईमानदारी से दवा को समय पे लेना चाहिए ताकि आपका इलाज शीघ्र हो जाए। बीमारियों का सबसे पहले यदि मालूम पड़ेगा तो आंख के ऊपर पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक आइरिस आइरिस आंख का एक फोटो है। आइरिस
स्पीच थेरेपी के नाम से एक अलग से एक पूरी अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस की स्ट्रीम है। पहले आप देखते हैं कि पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते थे, आपका आंख देखते थे। आंख क्यों देखते थे? ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपकी आंख के अंदर सबसे पहले बीमारी का इंडिकेशन आता है। आप यदि बीमार हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, मालूम है कि आपको मैं बताया कि उसमें पेन रिसेप्टर नहीं होता, मगर यदि दिमाग में कोई, फॉर एग्जाम्पल दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो यहाँ दिखाई देगा। ये जो ऊपर आपको आंख के ऊपर एक दिमाग का फोटो दिखाई दे रहा है, वहां पे मतलब बेसिकली ये जो सफेद पोर्शन है आंख का, उस पे बिना कचरा गए हुए, बिना नींद की कमी के यदि कोई भी लाल रंग का या किसी भी तरह का लकीरें आ रही है, स्पॉट आ रहे हैं, तो समझ लो कि उससे रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड ऑर्गन को कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये पहला इंडिकेशन आया। ये जो कांच आपके जो घरों में जो बड़े बड़े जो वॉश बेसिन के सामने जो कांच लगे हुए हैं ना, ये केवल चेहरा देख के मेकअप करने के लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं लगा। आप अपने आंख को देखें, अपने आंख को देखें कि क्या उसमें कोई भी अलग तरह का स्पॉट तो नहीं आ रहा, और यदि कोई स्पॉट आ रहा तो इलाज क्या? किसी भी तरीके से आंख के उस स्पॉट को यदि आप गायब कर दें, उसको रिलैक्स कर दें, तो आपका वो बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। आपने देखा कि योगा मेडिटेशन के अंदर लोगों को बोलते हैं कि चलो थोड़ा हथेलियों को रगड़ो और फिर आंखों के ऊपर रखो, इसको बोलते हैं पामिंग। मतलब एक स्पर्श चिकित्सा, एक टच थेरेपी जिसको बोला गया, रेकी जिसको बोल सकते हैं। हमारे हाथों के अंदर, हमारे हाथों से, मतलब इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं भी बोलेगी, बहुत सारे हमारे अध्यात्म के अंदर बोला भी गया कि अपने ही हाथों में मतलब सारी शक्तियां हैं। ऐसे जोर से रगड़ा और यहाँ रख लिया, और यहाँ रख करके यहाँ से जो जो भी हमारी फिजिकल हीट, मान लो अपन रेकी को आप नहीं जानते कोई बात नहीं, बट ये तो जानते हैं ना, जब इसको रगड़ते हैं तो थोड़ा गर्म होती है, गर्म होके इसको यहाँ रखा और इसको ऐसे ऐसे खोखला करके रखा, थोड़ा सा खोखला रखा, खोखला रखा, इनको भी खोखला रखा और ऐसा करके यहाँ रखा, तो यहाँ पे ऐसा ये जो खोखला पोर्शन है ये आंख के ऊपर है, और इसको रखने के बाद आंख को खोला जाए, खोल करके देखा जाए कि कहीं से उजाला तो नहीं आ रहा, और यदि उजाला आ रहा है तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो, पूरी तरह से डार्क होना चाहिए। आंख को बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, फिर एक दो बार इसको रगड़ो और फिर इसके ऊपर लगाओ। और जब जब भी वॉश बेसिन में जाने का मौका मिले तो थोड़ा सा पानी लेकर के इसके ऊपर थोड़े छाटे मारने चाहिए। इसके अलावा जब भी हम नहाने जाए तो एक नियम बना लेना चाहिए कि नहाने जाने से पहले एक गिलास पानी पीना है, और बाथरूम में जब तक रहेंगे मुंह में पानी भरा रहना चाहिए। नहाते टाइम में जब भी रहेंगे और नल का पानी ही मुंह में भर के रखना चाहिए, और बीच बीच में आंखों को आपको छाटे मारते रहना चाहिए। इस तरह की ये जो थेरेपीज है, इसके चार्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आंख को कंपेयर करने से जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके आधार पे अपन कंपेयर करें तो अपन बीमार होने से बिल्कुल पहली स्टेप पे ही हम उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। इस पे आप लोग ध्यान देवें, और जब जब भी वॉश बेसिन जाने का मौका मिले, कांच देखने का मौका मिले, तो अपने चेहरे की सुंदरता बाद में, अपने बाल बनाने का काम बाद में, मगर सबसे पहले आंख को जरूर केयर करना चाहिए, और ये पामिंग जरूर, इसको रगड़ते हुए पामिंग जरूर करते रहना चाहिए, और आंखों की एक्सरसाइज जरूर करते रहना चाहिए। आहार विहार, वर्क, उपवास, मतलब जैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको वीकली ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलती है, सार्वजनिक अवकाश मिलता है, तो जो हमारा जो गेस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक्ट, जो मुंह से लेकर के एनस तक का जो ये पूरा एक रास्ता है, इसको भी वीकली ऑफ मिलना चाहिए। इसको बल्कि वीकली ऑफ से ज्यादा मिलना चाहिए। जहाँ पे 5 डे वीक है, जैसे मतलब सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 5 डे वीक होता है, तो वीक में यदि 2 दिन का यदि हमारे गेस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक्ट को भी यदि हम छुट्टी दे दें, हम यदि मतलब सप्ताह में 1 दिन खाना नहीं खावें, तो ये जो हमारा गेस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक है, इसका इसका हेल्थ मैनेजमेंट हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर में पाचन और निष्कासन दो ऐसी एक्टिविटीज जो लगातार चलती रहती है, पाचन एंड निष्कासन। ये एक तराजू के रूप में काम करेगा। यदि एक तराजू के एक पलड़े में मैं पाचन रखूं, दूसरे तराजू के पलड़े में मैं निष्कासन रखूं, यानी कि डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन, यदि मैं किसी तरीके से पाचन बढ़ा देता हूँ, ज्यादा खाता हूँ, मेरे खाने की मैं लोड बढ़ा लेता हूँ, पाचन बढ़ गया तो निष्कासन कम होगा। आज आधुनिक युग के अंदर जो है, पाचन बढ़ जाने से, निष्कासन कम होने से बॉडी के अंदर वेस्ट एक्युमुलेशन बढ़ जाता है। वेस्ट बढ़ जाने की वजह से लोगों को समस्याएं ज्यादा होती है। हाँ परियार जी, इसको हम 2 सेशन में कर लें क्या? क्योंकि अभी आपकी आधी बाकी है, तो हाँ, 2 सेशन सेशन में कर लेते हैं।
तो मैं ऐसा सोच रहा था कि 2 सेशन में कर लेते हैं ना, तो लोग ज्यादा, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे लोग लीव कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, 2 सेशन में कर लेते हैं, यहाँ इसको ब्रेक कर लेते हैं और ठीक डॉक्टर कुछ लोगों वरुण, को यू सवाल आर है तो राइट। वो इसको सवाल। हाँ हाँ, हाँ इसको 2 सेशन हाँ में कर वर्मा लीजिए, जी। दैट इज बेटर। हाँ, इसको 2 सेशन कर हाँ लीजिए, दैट इज क्योंकि क्या बेटर। है, क्योंकि धीरे धीरे अभी संख्या है ना आधी होती जा हाँ, रही है, इसीलिए, क्योंकि नहीं वो नहीं, 820 लेट हो। अस हैव सम, लेट अस हैव सम क्वेश्चन आंसर एंड वी कैन हैव अनदर सेशन। यस यस, बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग और यूजफुल है ना सबके लिए, क्योंकि हाँ, मुझे मैसेज करेक्ट। आए, चैट में मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज ऐसा, प्लीज डिसकंटिन्यू एंड टेक कीप अनदर सेशन, 7 लोगों ने हाँ, ऐसा ठीक है, भेजा है। मेरे दैट ख्याल इज से राइट, राइट, हम, यस। हाँ नहीं कर लेते डॉक्टर साहब, क्या है कि अभी देखिए ऐसा है कि इसका आज तो क्या हुआ कि ज़्यादा सर्कुलेशन में नहीं हो पाया और बहुत कम नोटिस पीरियड में नहीं, तो मतलब आप लोगों मुझे डे बता को दीजिए। सूचना भी शायद आज लोग बिजी भी रहे होंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं जिस कोई बात स्लाइड नहीं, पे आप पहुंचे हैं, इसे आगे आगे आहार विहार एवं व्रत उपवास इसको बाद में ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ परियार जी बाद में ले आप लेते हैं। डे बता देखिए क्या दीजिए, है उस कि ये दिन जो रख शाम लेते को, हैं। हाँ शाम को 7 से 8 ही नहीं नहीं रखेंगे। आप ये इवनिंग का तो, हाँ 7 से 8 ही रखेंगे, तो आप मतलब ऐसे आज आज इसको कंक्लूड कर लेते हैं और 3-4 दिन का थोड़ा मार्जिन देके सर्कुलेट तो अभी आज से ही कर लीजिए भले ही, इसका जो मतलब से लेटर से हाँ ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को हम थर्सडे वापस या रख फ्राइडे लेते को, हैं। हाँ थर्सडे को रख लेते हाँ हैं। थर्सडे को वापस रख लेते हैं। हाँ, थर्सडे इज जी ओके, जी जी यस। जी ठीक है। जी। ठीक है, तो मैं अभी जो भी परिजन, परियार जी से किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट ऑल कर रहा हूं, आप सबको अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं परियार जी को। डॉक्टर पहला भैया गुड तो इवनिंग। कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ हाँ पूछिए। सर, गुड इवनिंग। हाँ पूछिए। हेलो जी गुड इवनिंग। हाँ आवाज आ रहा है, पूछिए। सर जय गुरुदेव भाई सर। बोलिए हेलो। हाँ जी दीदी बताइए। बोलिए, आवाज आ हाँ रही है। मैं आ रही है ना। जी जय अच्छा गुरुदेव। मैं आज कुछ सवाल नहीं है, मैं बस पिछले सेक्शन के बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर परिहार साहब से पूछा था, मैंने उनको, बेटी को ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम था ना, तो उन्होंने कुछ नुस्खे मुझे बताए थे, तो उन्होंने, बेटी ने किया है तो काफी उससे फायदा हुआ है। जी हाँ जी तो हाँ जी। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए करती हूँ। जय गुरुदेव। आप और किसी? जय थैंक यू, गुरुदेव। धन्यवाद वरुण, गुरुदेव का करना इस तरह जो भी काम। वरुण आवाज आ रहा है? सर हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है दीदी। हाँ हाँ, अनीता शरण, हाँ हेलो। हाँ भैया, डॉक्टर पूछे। अनीता शरण एमडी पैथोलॉजिस्ट है। हेलो, ऐसा हाँ है पूछिए कि दीदी। हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स है, तो मेरा ना शोल्डर ज्वाइंट। हाँ, 20 साल से, 20 साल से। आवाज परियार जी, अभी आ रहा, अभी आ रहा आवाज? आपका आवाज आ रहा है परियार जी। परियार जी आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, स्टॉप वेबकैम कर दीजिए, आपका नेट थोड़ा स्लो हो गया है, आप खाली दीदी का आंसर दीजिएगा। अभी आवाज आ रहा है मेरा? एक मिनट, हाँ दीदी आपका आवाज आ रहा है, मगर परियार जी का नेटवर्क का थोड़ा वो इशू हो गया है। हाँ हाँ हाँ। परियार जी, परियार जी आवाज आ रहा है? परियार जी, उनका आवाज नहीं आ रहा ना? हाँ परियार जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा भी नहीं आ रहा आवाज ना उनका? हाँ नहीं, उनका आवाज नहीं आ रहा है।
परिहार जी, परिहार जी, हाँ परिहार जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है आवाज। हाँ अनीता दीदी, आप बताइए। अनीता दीदी, हाँ हाँ प्रणाम हाँ भैया बोलिए। जी। हेलो। हाँ तो मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, तो जीआई तो ठीक है प्रणाम बट ना सोल्जर, प्रणाम। हाँ जीआईटी तो ठीक है, मतलब डायरिया नहीं है। बट ना ये शोल्डर जॉइंट स्पाइन तो इतना बुरा हाल है ना ये सीजन में कि बिल्कुल मतलब कुछ भी काम वाम नहीं होता है, काफी तकलीफ दे रहा है। नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, स्पाइन, क्या करें। और स्टीरॉइड लेते नहीं है, एनाल्जेसिक लेते नहीं है, तो हम करें क्या। देखिए ये नहीं, दोबारा आपका बताइए। आवाज नहीं आ रहा है परिहार जी। हेलो हेलो, आवाज मेरा आ रहा है। हाँ आपका आ रहा है परिहार जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए। नीता दीदी, आप बाद में फोन से बात करा देंगे आपसे ठीक इस है, सेशन के बाद ठीक, डायरेक्ट। हाँ ठीक, ठीक है, नहीं, ठीक। आवाज बंद हो गई वरुण जी। अभी आ रही है, अभी आ रही है, देखिए ये आ रही सब है। लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ हाँ रही आ है, आ रही रही है। है। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी नहीं आ रहा, रुक जा रहा है ना। हम्म। ओह, मीटिंग का अच्छा टाइम वरुण खत्म बाद हो में गया कर है। ले। देखिए ऐसा है वरुण हेलो। बाद में, बाद। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बता दीजिए परिहार जी, बता दीजिए, चलिए। नहीं अच्छा आ रहा ठीक है, है। सभी का धन्यवाद। नहीं परिहार जी, आप बता दीजिए, अनीता दीदी का जो प्रश्न था उसका जवाब बता दीजिए। देखिए देखिए, कंधे के लिए ये यहाँ पे यहाँ पे ये जो जॉइंट हाँ है लास्ट वाला, हाँ यहाँ पे स्टिमुलेट करने से ये जो जॉइंट है ना, हाँ 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 इस पे थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे। और ये जो हाँ ये कैविटी है ना, हाँ कैविटी जो है इस पे हाँ, थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है। देन एक ठीक है। मुद्रा बना के रखनी है। अच्छा, ऐसा। ये मुद्रा दोनों हाथों से बना के ऐसे करके हॉरिजॉन्टल बेड लेट सकते हैं। एंड हाँ, पानी बढ़ाना है। पानी जो हम क्या पानी पीते करना हैं ना, हाँ हाँ मतलब बेसिकली हाँ, लुब्रिकेशन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आती है। ओके तो ओके, पानी लगभग 15 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है। एंड अभी इस टाइम में कंधे की प्रॉब्लम के लिए कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी यदि आवाज अच्छा, आ रही तो मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लें। 9413 हाँ 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 डबल हाँ, फोर एक मिनट एक मिनट। 2858। अनीता दीदी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं एक मैं बार आपको रिपीट व्हाट्सएप कर। हाँ कर रहा हूँ। हमको कर 9413 देना। वो लिखो 9413, डबल फोर 9413। 2858। फोन नंबर लिखो 9413, 9413। आप लोग यही इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है। आप मुझे मुझे वो जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है उसके कुछ फोटो खींच के मुझे भेज सकते हैं। थोड़ा डिटेल ठीक लिख सकते हैं कि ठीक क्या ठीक उसके ठीक। दीदी मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। हाँ नंबर व्हाट्सएप भेज कर देना सकते हैं आप आपका। मुझे। ठीक ठीक और ठीक है, मेल आईडी है mlparihar1986। ठीक है, ठीक है, हम कर देंगे। हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। और किसी ठीक का है। कोई प्रश्न है? सर मैं किसी का कोई योगेश। प्रश्न है? हाँ सर मैं योगेश बोल रहा था मुंबई से। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं सर आपसे मिल पाया था मुंबई में जब आपका शिविर था उस टाइम, अणुचक्की नगर में। हाँ हाँ। सर तो अच्छा मेरे अच्छा। को वॉकिंग डिसेबिलिटी हुई थी, मेरे को डॉक्टर ने डोपामाइन का थोड़ा प्रॉब्लम बताया था। आपने मेरे को वॉक करने के लिए और ये फिंगर का जो शेप है वो करने कंटिन्यू करने को बोला था। लेकिन सर मैंने काफी हाँ हाँ किया हाँ। पर अभी टायर्ड हो गया और नहीं कर पा रहा सर। मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ उसमें से। तो एक बार मुझे आपका लेटेस्ट कोई रिपोर्ट एक बार भेजिए, फिर एक बार अपन लोग बात करेंगे इस पे। सर श्योर, थैंक यू सर। जी। और थैंक यू किसी का लॉट कोई सर। प्रश्न?
और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो परिहार जी हम क्या करते हैं, अभी अगले गुरुवार को कर लेते हैं। जी हाँ, गुरुवार ठीक का है आप ना? एक बना के मैसेज सर्कुलेट कर दीजिए। ठीक है, मैं मैसेज सर्कुलेट कर देता हूँ। ठीक है ना? तो वर्मा जी हम जी गुरुवार को रख लें? हाँ, रख लीजिए, गुरुवार को रख लीजिए। ठीक है, तो शांति पाठ कर लेते हैं। ओम जी ओम देव शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति दोषदयः शांति वनस्पतयः शांति शांति सर्वं शांति कामः शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वाणि शांतिर्भवतु।